देखिए ये प्रश्न है 2.5 कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। तो देखिए हमने एक संधारित्र बनाया और जिसकी ये पट्टिकाएं हैं, ये पट्टिकाएं दूसरे के क्या है, समांतर है। ऐसे ही संधारित्र होता है ना, ठीक। एक प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, दूसरे को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया और ये इनके बीच का खाली स्थान है जिसमें क्या है, वायु है। ऐसे कंडीशन में इस संधारित्र की धारिता कितनी है, 8 पिको फैरेड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है, a, और बीच की दूरी क्या होती है, d। जब हल करिएगा तो लिखेंगे वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता। समझिएगा, जब प्लेटों के बीच में हवा हो, लिखा है ना पट्टिकाओं के बीच वायु, तो जब प्लेटों के बीच हवा हो तो उसी को बोलते हैं वायु की उपस्थिति में संधारित्र की। तो वायु की उपस्थिति में जब प्लेटों के बीच हवा होगी, ऐसे स्थिति में संधारित्र की धारिता क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई, यही होती है। और इतने का मान दिया है कितना, 8 पिको ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। 8 पिको का मान होता है 10⁻²। देखो जैसे माइक्रो का मान होता है 10⁻6, उसी तरह पिको का मान होता है 10⁻12, एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻10। ये सब याद रखिए, ठीक है। अगर यहाँ पर A0 ऐसे बना है तो एंगस्ट्रॉन इसका मान 10⁻10 होता है, पिको लिखा है तो 10⁻12, अगर माइक्रो लिखा है 10⁻6, ये सब याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पिको दिया है तो पिको का मान 10⁻12 और ये फैरेड है, F यानी फैरेड। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब आगे बढ़िए, देखिए लिखा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, यानी ये दूरी जो d है, इस दूरी को d/2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और इसके बीच में हवा निकाल करके एक प्रवैधुत पदार्थ भर दीजिए जिसका प्रवैधुतांक कितना है, 6, नहीं 6, देखो प्रवैधुतांक क्या है, 6, ऐसा भर दिया जाए तो अब इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी आधा कर दी जाएगी तो d को d/2 लिखोगे, और इनके बीच में जब हवा की जगह प्रवैधुतांक भर जाएगा तो संधारित्र की धारिता बदल जाती है। तो देखिए प्लेटों, समझो पहले, प्लेटों के बीच माध्यम उपस्थित होने पर संधारित्र की धारिता, समझना, जब हवा होगा, केवल हवा होगा तो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और उसका मान इतना दिया है। लेकिन जब उसी हवा की जगह पर कोई माध्यम भर दिया जाएगा, प्रवैधुत पदार्थ भर दिया जाएगा, तो यही संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई, ये हो जाता है, मालूम है ना। लेकिन यहाँ पर डी को भी बदला गया है, कितना रखा गया है, समझ में आई बात। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, पलट जाएगा तो हो जाएगा C2 के ए एप्सिलॉन नॉट बाई, सही है, C = 2 के यानी प्रवैधुतांक कितना, 6, और ये बचा ए एप्सिलॉन नॉट बाई समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए इतने का मान दिया है ना, ये मान यहाँ रख दीजिए, तो 12 × 8 × 10⁻12 आई हो दादा, 12 हो 12/40। अरे तू लोग ऐसे पढ़वत आर्यभट्ट जिंदा रहता फिर मर जाता। 12/96
ए बाप रे बाप, 12 बटे 96, ये हो गया 12 बटे 96 गुणे 10 पे -12 फैरेड हो गया। इसको हम पीको कहते हैं, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 96 पीको फैरेड। समझ में आई बात? अगर हवा की उपस्थिति है तो धारिता इतनी है, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी आधा कर देंगे और कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर देंगे जिसका प्रेरणांक 6 है, तो इसी संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? 96 पीको। समझ में आ गई बात? फटाक से नोट कर लो। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न को देखिए 2.6। प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है 9 पीको फैरेड धारिता के 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? तीनों संधारित्रों की धारिता कितनी है? 9 पीको फैरेड, यानी C1 C2 और तीनों का मान है 9 पीको, मतलब 10 पे माइनस फैरेड। इतना दिया है। प्रश्न ए है तीनों संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा गया है? तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम क्या होता है? ऐसे ही होता है ना, याद है ना? ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ये तीनों संधारित्र को हमने श्रेणी क्रम में क्या किया? जोड़ दिया। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तीनों की धारिता दी गई है। प्रश्न है पहला, संयोजन की कुल धारिता बताइए। इस पूरे संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी? तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता को तुल्य धारिता भी कहते हैं। ध्यान रखना, कुल धारिता कहे या तुल्य धारिता कहे, दोनों का मतलब एक है। तुल्य धारिता या कुल धारिता कितनी होता है? फार्मूला क्या है दीपेश? श्रेणी क्रम संयोजन के कुल धारिता का फार्मूला क्या है? हाँ तुम बताओ आदित्य, तुल्य धारिता क्या होती है श्रेणी क्रम संयोजन की? जया बोलो बोलो बोलो। हाँ तुम बताओ। हाँ हाँ अब बीच में कुछ ना रहे, सरप्लस। तुम बताओ, हंस रही हो, बताओ। हाँ 1/C'। हाँ 1/1। हाँ ऐसे पढ़ोगे तुम लोग, बताओ। हाँ श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, यही इसका तुल्य धारिता है। अगर 4 जुड़े होंगे तो प्लस 1/C4, 5 जुड़े होंगे प्लस 1/C4, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। ये सूत्र है, ध्यान रखिए, अचर पचर ना करिए। अब देखो 1/C = देखो C1 का मान, C2 का मान, C3 का मान, तीनों का मान बराबर है। अगर आप चाहो तो इसको केवल 9 पीको फैरेड भी लिखोगे ऐसे, तब भी चलेगा, आंसर पीको में आ जाएगा। अगर ये लेके रखोगे तब भी आएगा, पीको में ही आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन आसान हो इसलिए हम 9 पीको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9, यहाँ पर लिख दिया 9 और यहाँ पर भी लिख दिया 9 पी। ये सब पीको में है। ठीक है, क्योंकि पीको में मान दिया है। अब क्या करना, देखो तीनों का हर क्या है? तीनों का हर का, तो मान कितना आएगा जोड़ोगे तो? भाई तीनों का हर बराबर है 3/9। बहुत अच्छा, जब तीनों का हर बराबर है तो अंश फट के जोड़ दो,
अगर प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, ये तब जब हर बराबर हो। अब देखो 3 तरीका, तो 1/c बराबर कितना आया, तो c बराबर 3 पिको, आंसर देखो आ गया ना। तो पहले वाले प्रश्न का आंसर आ गया, कुल धारिता निकल गई 3 पिको। अच्छा, दूसरा प्रश्न भी इसी में दिया, देख लो बी वाला। बी वाला क्या कह रहा है कि यदि संयोजन को, मतलब इसी संयोजन को एक ऐसे स्रोत से जोड़िए जिस स्रोत का समरण कितना हो, समरण मतलब जानते हैं, विभव, सप्लाई। तो जिस सोर्स से जोड़ना है उसका वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट। अगर 120 वोल्ट से इसको आप जोड़ेंगे तो ये वोल्ट स्रोत कितना आवेश देगा, पहले आवेश निकालो, पहले आवेश निकालो, ठीक है। आपको निकालना क्या है इसमें, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र का विभव निकालना है आपको। तो विभव कैसे निकलेगा, जब सभी संधारित्र का आवेश मिलेगा तभी विभव निकलेगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, वो आवेश जितना ये स्रोत देगा उसके बराबर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश सब पर क्या रहता है, बराबर रहता है। तो देखो ये कितना आवेश देगा, अगर ये Q कूलाम आवेश दे रहा है तो सब पर आवेश कितना रहेगा, और जब सबका आवेश मिल जाएगा, सबकी धारिता दी है, आवेश सबका मिल जाएगा तो विभव निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, आवेश। तो देखो समरण, समरण द्वारा दिया गया आवेश, तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर C इंटू, यही होगा ना। तो कुल धारिता इसकी कितनी आई है, तो लिख दो 3 पिको यानी 10 पे माइनस, और V कितना है, तो Q बराबर 12 तिया 360 हो गया, गुणे माइनस Q बराबर 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 2 अंक दशमलव आगे आया है तो 2 प्लस, तो 10 पे माइनस 10 कूलाम। यानी ये जो स्रोत है कुल आवेश कितना देगा, इतना, और यही आवेश सब पर रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, सब पर बराबर होता है। तो जितना आवेश ये स्रोत देगा उतना ही आवेश सब पर आएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए श्रेणी क्रम में आवेश प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या होता है, समान होता है। तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश Q हो गया और उस Q का मान इतना है, तो प्रत्येक संधारित्र का विभव निकालिए। तो देखिए C1 का विभव, मतलब जो धारिता, जो C1 धारिता वाला संधारित्र है उसका विभव क्या होगा, V1, और V1 बराबर होगा Q बटा C1, Q बटा C1 होगा, क्योंकि Q तो सबके लिए है और धारिता सबकी अलग अलग है, तो विभव भी सबका आएगा ना। तो V1 बराबर हो गया Q बाई, अब Q का मान देखो निकाल लिए, 3.6 गुणे 10 पे माइनस, और धारिता है 9 गुणे 10 पे माइनस 12, यही ना धारिता। देखो अब 9 से 36 में भाग दे दो, 9 से 36 में भाग दे दो, कितना आएगा, इंटू आई 10 पे माइनस 12 ऊपर गया, माइनस 10 पहले से ही, 12 ऊपर जाएगा तो प्लस 12, तो कितना आएगा 0.4 इंटू 10⁻² वोल्ट। समझ में आई बात। तो पहले संधारित्र का विभव कितना आ गया, 0.4 इंटू 10⁻² वोल्ट, सही है। अब देखो अगर आप चाहो तो इस 100 से इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 40, नहीं दिख रहा, अच्छा ज्यादा है दिख रहा है सब, हाँ चलो यहाँ देख लो, 9 चौके
तो 0.4 हो गया। आई ऊपर जाएगा 10 पे -10 में +12 जोड़ दो, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो घट के कितना आएगा 0.4 इंटू 10⁻²। 10 पे 2 घात का मतलब 100। 100 से जब इसमें गुणा करोगे तो 100 का एक जीरो इसका दशमलव हटा देगा, एक जीरो बचेगा, तो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। यानी पहले संधारित्र का विभव कितना हो गया। इसी प्रकार से V2 का भी विभव कितना आएगा 40 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आवेश सबके लिए वही है, धारिता का मान सबका क्या है बराबर है, तो विभव भी क्या आएगा, तो V3 भी कितना आएगा 40 वोल्ट। सबका विभव निकल गया। अब देखिए 40 40 40 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्यों आ गया, क्योंकि सबकी धारिता बराबर है और सब पर आवेश भी, तो विभव भी बराबर हो जाएगा। समझाई बात। तो ये ध्यान रखिए, अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसके तुल्य धारिता का सूत्र ऐसे लगेगा। ठीक है, और यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो अभी उसको भी बता देंगे। ठीक, तो तुल्य धारिता निकाल लीजिए और इसी तुल्य धारिता की सहायता से ये स्रोत कितना आवेश देगा उस आवेश को निकाल लीजिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश सब पे क्या रहता है समान। तो अगर ये कितना आवेश दे रहा वही आवेश सब पे जाएगा, तो वो आवेश हमने निकाल लिया। यही आवेश सबके लिए काम कर रहा है, तो सबका विभव निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न 2.7। देखिए इधर 2.7 में क्या है, कह रहा है कि 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र की धारिता अलग अलग है। एक का 2 पिको, एक का 3 पिको, एक का 4 पिको फैरेड। यानी C1 है 2 पिको फैरेड, C2 है 3 पिको और C3 है 4 पिको फैरेड। और तीनों किस क्रम में है, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम का ही एक दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। तो ज्यादातर एग्जाम में पार्श्व क्रम ही करके पूछता है, तो जैसे पार्श्व क्रम आए तो समझ लीजिए वो समांतर क्रम की बात कर रहा है। तो तीनों संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम है क्या, देखिए ऐसे एक संधारित्र, ये 2 संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, तीनों का पहला प्लेट किसी एक बिंदु से क्या करेंगे ऐसे जोड़ देंगे और तीनों के दूसरे प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देंगे ऐसे, और इनको ला करके किसी स्रोत से क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहलाता है। इसमें C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या है, पहला ए संयोजन की कुल धारिता बताइए। तो जब संधारित्र पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जुड़े हों तो धारिता क्या होती है, तो देखिए पार्श्व क्रम, इसी को क्या बोलते हैं समांतर क्रम में क्या तुल्य धारिता क्या होगी, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस, ये होता है पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम का फॉर्मूला। ठीक है, आप क्या करिए C1 C2 C3 का मान जो है ये यहाँ रखिए, ये मान यहाँ रख दीजिए। कितना है बाबू 9 पिको, तो एक आंसर मिल गया पहले वाले का, ये सॉल्व हो गया। दूसरा है कि यदि इस संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दीजिए विभव से, तो समरण से जब जोड़ेंगे तो संधारित्र पर कुल आवेश कितना आएगा, संधारित्र प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, ये आपसे प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका वोल्टेज 100 है, ध्यान से सुनना, अगर इसका वोल्टेज 100 है
और ये किसके, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये क्या है, जुड़ा है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जितने भी उपकरण जुड़ेंगे सबका वोल्टेज क्या रहेगा, 100 रहेगा। यानी अगर ये 100 है तो इसका भी क्या होगा, इसका भी, क्योंकि ये तीनों इसी दो पॉइंट के बीच में जुड़े हैं और ये भी इन्हीं दो पॉइंट के बीच में जुड़ा है। तो अगर इसका 100 है तो तीनों का क्या होगा, 100 होगा। तो बी भाग जब सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। ये सब लिखाया गया है। जब विभव समान होगा इसका मतलब जो विभव इसका है वही विभव इसका है, वही विभव इसका है और वही विभव, तो विभव कितना है, 100 वोल्ट। यही विभव सबके लिए काम करेगा। तो पहले संधारित्र का आवेश कितना होगा, C1 का आवेश। तो देखिए धारिता का सूत्र है C = Q/V, तो Q बराबर C इंटू, यही होगा ना, यही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए C1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, Q1 = C1 इंटू V। V सबके लिए है, समझ में आई बात, V तो सबके लिए है तो V ही रहेगा। और धारिता सबकी अलग अलग है तो C1 C2 C3 लगाएंगे, आवेश क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो C1 कितना है, 2 पिको, 2 पिको मतलब 2 × 10⁻⁻, और ये हो गया, दोनों जीरो इस पे जोड़ दीजिए तो 10⁻10। समझ में आई बात। यानी पहले संधारित्र पर इतना आवेश होगा, दूसरे संधारित्र यानी C2 का अगर आवेश निकालें, C2 का आवेश तो क्या लिखेंगे, Q2 बराबर C2 इंटू, ये लिखेंगे। C2 का मान देखिए कितना है, 3 पिको यानी 10⁻, और ये कितना है बाबू, 10⁻10, हाँ 10⁻10 आएगा, ठीक है। ये आ गया Q2, ये दूसरे संधारित्र की आवेश आ गया। तीसरे पर कितना आएगा, तो देखिए C3 का आवेश, अगर C3 का आवेश निकालेंगे तो Q3 बराबर होगा C3 इंटू, C3 कितना है 4 पिको यानी 10⁻, और V कितना है, ये कितना आएगा 4 × 10⁻10। समझ में आ गई बात, इतना कूलम, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न था, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ देंगे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो प्रत्येक संधारित्र पर ये आवेश आएंगे। समझ में आ गया। तो दोनों प्रश्न सॉल्व हो गया। अब इसके आगे फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।